60 साल के अब्दुल्ला खान नामी बुजुर्ग आज फिर शदीद गर्मी और तपश में सारा दिन खड़े रहने की वजह से बेहोश हो चुके थे। इनके गिरते ही आसपास मौजूद ठेले वाले भागते हुए इनके करीब आए और पानी का छिड़काव करके इन्हें होश में लाने लगे। ये आज चौथी दफा ऐसा हुआ था कि अब्दुल्ला खान नामी फल फरोश शदीद बीमारी की वजह से चकरा कर गिरे थे। चंद लोगों ने फौरन इन्हें करीबी सरकारी अस्पताल में पहुंचाया और इनके घर कॉल करके इत्तला देने लगे। इन बुजुर्ग के घर कॉल मिली तो इनकी बेटी रमशा ने कॉल उठाई, जो कब से बाप की राह तक रही थी। फोन पर जब अनजान लोगों ने इत्तला दी कि इसका बाप बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया है, तो इसका वजूद कांपने लगा। वो बमुश्किल लरजते हुए लबों से अटकते हुए अस्पताल का नाम और पता पूछकर वहां जाने के लिए निकली। सारे रास्ते इसके दिल में बेचैनी और वसवसे आते रहे, न जाने इसका बाप किस हाल में होगा। वो अस्पताल की जानिब सफर भी कर रही थी और इसकी आंखों से आंसू भी रवा थे। बेसाख्ता इसे अपना भाई याद आया। वो रिक्शे में बैठे हुए भी सिसक सिसक कर रोने लगी थी। काश आज भाई जिंदा होता तो अब्बू को यूं इस उम्र में काम ना करना पड़ता। ये उम्र तो इनकी घर में आराम करने की थी, मगर वो अपना और मेरा पेट पालने की खातिर, मेरा जहेज बनाने की खातिर सारा सारा दिन धूप में खड़े रहकर फल सब्जियां बेचते रहते हैं। रमशा अपने आंसू साफ करते हुए सरगोशी में खुद से ही बड़बड़ाई थी। इस बड़ी दुनिया में आखिर कौन था इसका, सिवाय इसके बीमार बाप के, जो शायद अब तक सांस भी ले रहा था, तो इस वक्त तक जब तक इसकी लाडली बेटी रमशा को महफूज हाथों में सुपर्द करके अपने फर्ज से सुबुकदोश न हो जाए। वरना अंदर ही अंदर मर तो वो तभी गए थे जब इनका 21 साला जवान बेटा बीच सड़क पर डाकुओं से हाथापाई में गोली लगने से मारा जा चुका था। काश इस रोज भाई अम्मी की दवाई के लिए जमा किए पैसे इन डाकुओं को दे देता, तो शायद आज वो और अम्मा दोनों जिंदा होते। रमशा की माँ को कैंसर था। इनके घर तो पहले ही गुर्बत के डेरे थे। बड़े चाहों से रमशा की मरहूम भाई ने पाई पाई जोड़कर एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा था, ताकि अब्बू को मार्केट तक आसानी से छोड़कर आ सके। मगर जब अम्मी की दवाइयों के लिए पैसे कम पड़े, तो रमशा के भाई ने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और फिर इन पैसों को लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में डाकू ने सारी जमा पूंजी लूटकर रमशा के भाई को भी गोली मार दी। इधर भाई का जनाजा घर आया, इधर रमशा की माँ का दिल काम करना बंद कर गया। दोनों माँ बेटे अब कब्रिस्तान में सुकून की नींद सो रहे थे, जबकि रिमशा और रिमशा के अब्बू इस दुनिया में रहकर अभी अपने हिस्से की आजमाइशें झेलने पर मजबूर थे। इन्हें भी रिमशा की परवाह थी, वरना तो कब का जीना छोड़ चुके थे। इन्हीं सोचों में रमशा गुम थी जब रिक्शा अस्पताल के बाहर आकर रुका। रमशा ने अपने पुराने से परस से चंद फटे पुराने नोट निकालकर रिक्शे वाले को किराया दिया, तो इसने फटा नोट लेकर शोर मचा दिया। रमशा इसकी मिन्नत समाजत करते हुए बोली कि भाई, मेरे पास सिर्फ यही थे, मेरे अब्बू अंदर अस्पताल में बीमार पड़े हैं, खुदा आपको इस नेकी का अजर रोजे महशर देगा। रमशा के अल्फाज और इसका भीगा चेहरा देखकर इस रिक्शा ड्राइवर को भी इस पर तरस आ गया और वो खामोशी से वहां से चला गया। रमशा अब्बू तक पहुंची तो वो अभी तक बेहोश थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि ये टेंशन बहुत लेते हैं, इनका ब्लड प्रेशर लो था। अगर यूं ही चलता रहा तो इनके दिल की शरियानें सिकुड़ सकती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ देर बाद रमशा के अब्बू को होश आया तो रमशा को अपने पास देखकर वो रोने लगे और बस यही दुआ करने लगे कि मेरी आखिरी सांस से पहले मेरी बेटी को एक नेक और शरीफ हमसफर के साथ बहिफाजत अपने घर का कर दे। इत्तेफाक से इसी अस्पताल में कासिम नामी लड़का भी मौजूद था, जो एक दोस्त की इयादत करने वहां आया था। इसने जब रमशा को अपने बाप के साथ अस्पताल से जाता देखा तो पहली नजर में ही इसे रमशा पसंद आ गई। अमीर घराने का मोअज़्ज़ज़ लड़का था। रमशा के बारे में मालूमात निकालना इसके लिए कुछ मुश्किल ना था। वहीं दूसरी जानिब रमशा इस बात से अनजान कि इसकी तकदीर एक अलग मोड़ लेने वाली है, अपने अब्बू के साथ घर पहुंच गई। इसके अब्बू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पैसे भी इतने मौजूद ना थे कि मुकम्मल इलाज करवाया जा सकता। तभी एक रोज मोहल्ले की एक रिश्ता वाली रिश्ता लेकर अब्दुल्ला के घर आई। जब अब्दुल्ला ने लड़के वालों के बारे में जांच पड़ताल की तो काफी मुतमिन सा हो गया, क्योंकि लड़का अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था और इसकी नौकरी भी कनाडा में थी। अब्दुल्ला तो जैसे खुश सा हो गया था। रमशा से जब अब्बू ने इस रिश्ते का तज़किरा किया तो वो एक सांस आर्च करके
सर को झुका गई, जिसका यही मतलब था कि जिसे इसके अब्बू बेहतर समझेंगे इसे कबूल होगा। अगले रोज कासिम के घर से इसके अब्बू और पुप्पो रिश्ता लेकर रमशा के घर पहुंचे थे। पहली नजर में रमशा के अब्बू को वो लोग बहुत पसंद आए थे। वो तो शुरू से ही यही दुआ करते आए थे कि इनकी बेटी को ऐसा ही घर मिले, कम से कम ससुराल जाकर इसे हाशियात के लिए तरसना ना पड़े। इन्हें तो यूं लगा जैसे इनकी हर दुआ कबूल हो गई हो। इन्होंने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अगले ही हफ्ते निकाह का दिन मुकर्रर हो गया। कासिम के अब्बू ने जहेज लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ रमशा को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते थे। अब्दुल्ला की जेब पर इस तरह बोझ भी कम हो गया था। वही रिश्ता तय होने की खबर सुनकर रमशा खुश तो थी, मगर दुखी भी हो गई। इसे अब ये फिक्र सताने लगी थी कि आखिर इसके अब्बू का इसके बाद कौन ख्याल रखेगा। मेहमानों के जाते ही रमशा रोते हुए अब्बा से कहने लगी तो इसके अब्बू बोले, मेरी फिक्र मत करो बेटी, तुम बस अपनी नई जिंदगी को लेकर खुश रहो। मेरा क्या है, तुम्हारा फर्ज अदा हो जाए, मैं भी अपने हिस्से की बची हुई जिंदगी काट लूंगा। इतना सुनकर रमशा का दिल कट कर रह गया। यूं ही दिन गुजरते गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब रमशा रुखसत होकर कासिम के साथ इसके घर आ गई। रह रहकर इसे अपने अब्बू का ख्याल आ रहा था। इनको अकेले छोड़कर आना इसके लिए मुश्किल तरीन काम था। यहाँ ससुराल में भी कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ इसका शोहर कासम और एक ससुर था। घर में चंद मर्द मुलाजिम भी थे जिन्हें बहू आने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। कासम का तो सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो चुका था। इसने आज तक जो भी चाहा था वो हासिल कर लिया था। एक अच्छी नौकरी और मनपसंद बीवी जिसे अपनी दुल्हन बने कमरे में देखकर इसकी खुशियों की कोई इंतहा नहीं रही थी। रमशा भी कुछ कम हसीन नहीं थी, बस गुर्बत और दुखों ने इसके चेहरे को फीका कर दिया था, वरना वो कासिम से भी ज्यादा पुरकशिश लग रही थी दुल्हन के रूप में। इससे मिलकर कासिम ने अपने दिल की बात फौरन बयान कर दी थी। कुछ देर बाद कासिम वॉशरूम चेंज करने गया तो रमशा बिस्तर से उठी और आईने के पास जाकर खड़ी हो गई। वो अपनी ज्वेलरी उतार रही थी कि तभी इसे एहसास हुआ जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। इसने झट से पलटकर देखा तो सामने इसका ससुर खड़ा था, जो इसे सर से पैर बगौर देखने के बाद अब मुस्कुरा रहा था। ससुर को अपने सामने देखकर रमशा झिझक कर फौरन सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। इसे यूं शर्माता देखकर ससुर की आंखों में अजीब सी शरारती चमक उभरी थी। इसने एक दफा आसपास नजर दौड़ाकर ये देखा कि कासिम कमरे में मौजूद नहीं है। इसके बाद इसने मुस्कुराते हुए रमशा की जानिब कदम बढ़ाया और फिर इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि वाह, हमारी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। दाद देनी पड़ेगी कासिम की पसंद को। न जाने कहां से इतनी हसीन बीवी ढूंढ निकाली है। ससुर के मुंह से इतने दोस्ताना रवैये में अपनी तारीफ सुनकर रमशा के चेहरे पर शर्मो हया से लाली सी आने लगी। इसके बाद इसने रमशा को अपने सामने बिठाया और बगौर देखने के बाद समझाने लगा कि ये घर आज से तुम्हारा है। अगर तुम्हारी सास जिंदा होती तो यकीनन ये बातें वो खुद तुम्हें समझाती, मगर चूंकि वो नहीं है इसलिए अब मुझे ही बताना पड़ेगी। कासिम के निकलने से पहले ससुर कमरे से जा चुके थे, जबकि रमशा एकटिक ससुर को जाता देख रही थी। इसे ससुर का मिजाज कुछ अजीब सा लगा था, मगर इस पल इसने नजरअंदाज कर दिया था। अगली सुबह हुई तो इसे सबसे पहले अपने अब्बू का ख्याल आया। कासिम से कहकर वो दोनों नाश्ते के फौरन बाद इसके मैके की जानिब चले गए। रमशा बहुत खुश थी। इसे खुशी थी कि कासिम जैसा हम सफर इसे मिला। इसके अब्बू ने इसके लिए बेहतरीन शरीके हयात का इंतखाब किया था। इसके कदम अभी अपने घर के सहन में आए ही थे कि सामने का मंजर देखकर इसका दिल कांप गया। वो चीख मारकर अब्बू की जानिब दौड़ी, जो सहन के बीचों बीच जमीन पर मुंह के बल गिरे हुए थे। रमशा और कासिम इनकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। इनका वजूद पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। न जाने कब से वो यहाँ बेहोश पड़े थे। कासिम फौरन इन्हें अस्पताल ले जाने लगा, मगर इससे पहले ही वो इंतकाल कर चुके थे। रमशा की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तकदीर इसके साथ ये खेल खेलेगी। कल तक वो कितनी खुश थी। इसके अब्बू इसे रुखसत करके पुरसकून थे और आज सुबह पल भर में इसकी खुशियां गम में बदल चुकी थीं। वो अब्बू की मैयत के पास बैठे फूट फूट कर रो रही थी। कोई भी तो इसके साथ नहीं बचा था। इसकी माँ और भाई तो पहले ही इसे छोड़कर जा चुके थे और अब अब्बू भी इन्हीं के पास चले गए थे। कितने ही दिन वो सदमे की कैफियत में रही। कासिम इसका बहुत ख्याल रखता था। कई दिन यूं ही गुजर गए। ये गम तो बहरहाल जिंदगी के साथ ही रहना था। अब्बू की वफात के 20 दिन बाद वो अपने वीरान मैके को ताला लगाकर
रोती हुई कासिम के हमरा अपने ससुराल चली आई। यहाँ आकर अब इसने साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। चंद दिन बाद कासिम का भी ईमेल आ गया, जहाँ इसका बॉस इसे अर्जेंट वापस कनाडा बुला रहा था। ना चाहते हुए भी कासिम को वापस कनाडा जाना पड़ा। रमशा को भी इसकी आदत हो चुकी थी, मगर इन सब में कासिम के जाने की खुशी इसके अब्बू को ज्यादा थी। जिस दम कासिम ने पाकिस्तान छोड़ा, वो दिन इसके अब्बू के लिए बहुत खुशी का दिन था। रमशा भी उदास थी, मगर कासिम को ढेरों दुआएं के साथ रुखसत करके वो इसे बेच चुकी थी। अब इस घर में सिर्फ रमशा और सुसर के कोई भी मौजूद नहीं था। सुसर के लिए तो जैसे सारे पर्दे गिर चुके थे। अब तो वो खुलम खुला कुछ भी कर सकता था। इसे रोकने वाला भी कोई मौजूद ना था। इसे तो रमशा पहली नजर में ही दिल को भा गई थी। वो तो शायद किसी ऐसे मौके की ही तलाश में थे, जब इन्हें मौका मिले और वो बेचारी रमशा को अपना शिकार बनाए। रमशा इन सब से बेखबर सारे घर का काम करती और सुसर की हर जरूरत का दिल से ख्याल रखती। इसका सगा बाप तो मर चुका था, वो अब इनकी खिदमत करके बाप समझ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सुसर की नजरों का बदलता हुआ जाविया रमशा से भी ढका छुपा ना रह सका। इसे अब सुसर की नजरें अपने वजूद पर चुभती हुई महसूस होने लगी थी। वो अक्सर काम करते हुए या सोते हुए कई बार रमशा को घूरते रहते थे। रमशा को अब सुसर से डर लगने लगा था। वो इनकी नजरों का मफहूम समझकर काम से जाती थी, फिर दिल में ये कहकर टाल जाती कि वो इसके बाप की जगह है। क्योंकि इनकी नजरों का बदलता हुआ जाविया अब इसे समझ आने लगा था। वो अपने कमरे में बंद होकर रह गई। इसका दिल खौफ में मुब्तला हो चुका था, मगर सुसर तो जैसे बगैर किसी खौफ के बहू पर नजरें गाड़ने लगा। एक रोज तो सुसर ने हद ही पार कर दी। रमशा शदीद बुखार में तप रही थी। वो गहरी नींद में सो रही थी, जब इसे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाजा खोलकर कोई आया है। इसने पहले तो ध्यान ना दिया, मगर जब अपने बहुत करीब कोई दूसरा वजूद महसूस किया तो बुखलाकर उठ बैठी। इसका ससुर इसके बहुत करीब बैठा था। रमशा ने बुखलाकर इनकी जानब देखा और उछलकर बिस्तर से उतरी। इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। न जाने इसके साथ क्या होने वाला था। वो गुस्से से ससुर को खुद से दूर धकेलने लगी, मगर ससुर पर शैतान सवार हो चुका था। इसने इंतहाई बेबाकी से सब कुछ रमशा के सामने इतराफ करना शुरू कर दिया और फिर इसे अपनी गिरफ्त में मजबूती से जकड़ लिया। बेचारी रमशा आवाज देती तो किसको, आखिर कौन मदद को आता इसकी। इसने हर मुमकिन कोशिश करके खुद को इनके चंगल से आजाद करवाना चाहा, मगर सब कुछ बेसुध रहा। सुसर ने अपनी मासूम बहू को हवस का निशाना बना डाला था और फिर इसे यूं ही छोड़कर दरवाजे को ताला लगाकर घर से बाहर चला गया। रमशा को जब होश आया तो वो यूं ही बिस्तर पर पड़ी थी। वो अजियतनाक मंजर इसे दोबारा याद आने लगा। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपना मुंह नोच डाले, खुद को मार डाले। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़कर चीख चीख कर रोने लगी। सबसे पहली आवाज इसने अपने अब्बू को दी थी, काश वो आज जिंदा होते। इसके बाद इसे इसका शोहर याद आया था। वो कितनी ही देर रो रो कर इन्हें आवाजें देती रही, मगर कौन आता। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका ससुर कभी इसके साथ ऐसा भी कर सकता है। क्या पहले जिंदगी में कम अजीतें झील कर यहाँ तक पहुंची थी, जो अब इतना बड़ा रोग इसके वजूद को लग चुका था। कितनी ही देर वो चीख चीख कर रोती रही। वो अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकती थी। इसका ससुर इसकी इज्जत तार तार कर चुका था। इसने जल्दी से दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाया, मगर दरवाजा तो ससुर बाहर से ही लॉक करके चला गया था। इसने अपना मोबाइल ढूंढा, मगर वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके लिए वापसी के तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आखिर वो अब किससे मदद मांगती। वो यूं ही बैठकर रो रही थी कि एक बार फिर गेट खुला और इसका ससुर कमीनगी से मुस्कुराता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही इसने एक नजर मुस्कुराकर रिमशा पर डाली और फिर इसकी जानब बढ़ने लगा। खौफ की एक नई लहर रिमशा के वजूद में दौड़ी थी। इस बार वो ससुर से गुस्से से मुखातब हुई और शोर मचाते हुए बोली, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। क्या आपको शर्म नहीं आई? मैं आपके बेटे की बीवी थी, मेरे बाप जैसे थे आप, मगर आपने जो इंकशाफ ससुर ने इस पर किया, इसके होश उड़ने लगे थे। वो कहने लगा कि कासिम इसका सगा बेटा नहीं है, इसकी बीवी के पहले शोहर का बेटा है। ये सुनकर रमशा चकरा कर रह गई थी। इससे पहले ससुर इससे दोबारा बदकारी करता, इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ससुर मुसलसल इसके कमरे का दरवाजा बजाता था और वो रो रो कर कासिम को आवाजें देती रही, मगर वो एक बार भी ना आया। अगली सुबह एक बार फिर ससुर ने घर को बाहर से ताला लगाया और फिर कहीं चला गया। रमशा सारी रात डरी सहमी गुजारती रही और अब सदमे से इसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
وہ यूं ही बैठकर रोती रही और खुदा से मदद मांगती रही, मगर शायद इसकी आजमाइश खत्म होने में अभी वक्त था। वहीं दूसरी जानब कासिम को इंग्लैंड गए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। इसे कल रात ख्वाब में रमशा बहुत रोती हुई नजर आई थी। यूं महसूस होता था जैसे वो बहुत तकलीफ में मुब्तला हो। कई बार कासिम ने घर फोन करके हैरियत मालूम करना चाहिए, मगर ना सिर्फ रमशा का बल्कि इसके अब्बू का नंबर भी बंद जा रहा था। ये बात कासिम को बहुत परेशान कर गई थी। इसने बगैर किसी को इत्तला दिए पहली ही फुर्सत में पाकिस्तान आने का टिकट कटाया और 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान पहुंच गया। इसके दिल में कई सवालात जन्म ले रहे थे। इसके कदम जैसे जैसे घर के लिए उठ रहे थे, इसका दिल कई वसवसों में गिरता चला जा रहा था। आखिरकार वो घर की दहलीज तक पहुंच ही गया, मगर सामने का मंजर देखकर इसे हैरत का झटका सा लगा। दरवाजे पर तो ताला लटका था, जबकि दरवाजा अंदर से खुला था। इसका दिल कई बेचैनियों से घिरा हुआ था। जब पहला कदम इसने घर में रखा तो सामने का मंजर इसका होश उड़ाने के लिए काफी था। लाउंज में इसके बाप के साथ 2 लोग और खड़े थे, जिनके रबू के साथ सिगरेट थी और वो धुएं के मरगुले हवा में हाथ कर रहे थे। कासिम यकटिक इन्हें देख रहा था कि तभी इसकी नजर फर्श पर गई। इसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल चुकी थी। इसकी बीवी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। इसके बाल बिखरे थे और वजूद पर पहने कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। चेहरे पर आई जर्दी और इसका एकदम से कमजोर वजूद देखकर कासिम तड़प सा गया था। अपने सुतेले बाप की हरकत से कासिम वाकिफ था, मगर यूं अपने ही बेटे की बीवी के साथ कभी वो ऐसा करेगा वो सोच भी नहीं सकता था। कासिम गुस्से से आगे बढ़ा और चलाते हुए इन्हें रमशा से दूर करते हुए थप्पड़ मारने लगा। वही रमशा अभी तक जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इसके माथे से खून बह रहा था। कासिम के तो तन बदन में आग लग चुकी थी। वो अपने बाप से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है इसके साथ, मगर सुसर का तो जैसे सारा राज ही फाश हो चुका था। अटकते हुए कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो। सुसर के साथ आए लोग कब के भाग चुके थे। मैं फौरन रमशा की जानब बढ़ा और इसे होश में लाने लगा, मगर वो ना आई। मैं एक भी लम्हा मजीद जाया किए बगैर इसे लेकर अस्पताल आ गया। इसके माथे पर चोट और बिगड़ी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। डॉक्टर ने इसके टेस्ट दिए और फिर मुझे आकर जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल तो गोया इस पर धड़कना भूल चुका था। मेरी बीवी को ज्यादती का निशाना बनाया गया था और बनाने वाला भी कौन था? मेरा बाप। मैं वहीं फर्श पर गिर सा गया। कुछ देर बाद रमशा को होश आया तो इसे देखकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। इसने कासिम के सीने से लगकर एक एक लफ्ज किसी जख्म की तरह खोल कर रख दिया। जो कुछ इसके साथ हुआ था वो सुनकर कासिम के दिल में अपने बाप के लिए नफरत मजीद बढ़ने लगी। अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद सुसर ने अपने चंद लालची दोस्तों को भी घर बुलाया था। जब रमशा को इनके इरादों के बारे में पता चला तो वह इन्हें गुलदान उठाकर मारने लगी। इसके हाथ में जो चीज आती गई वो अपना बचाव करती रही, मगर वो 3 और ये एक आखिर कैसे मुकाबला करते। इसी पल एक शख्स ने गुस्से में वही गुलदान रमशा के सर में मारकर इसे बेहोश कर दिया था। एन इसी वक्त कासिम घर पहुंच चुका था। नफरत और गुस्से में इसने अपने बाप से तमाम तर ताल्लुक तोड़ दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने इन 2 मर्दों समेत अपने बाप के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सुसर माफी मांगता रहा, मगर कासिम ने एक नजर देखना भी गवारा ना किया। रमशा कितने ही दिन सदमे से दो चार रही। वो शर्मिंदा थी। वो खुद को इस हादसे के बाद कासिम की काबिल नहीं समझती थी, मगर कासिम ने इसे सब कुछ एक बुरा ख्वाब समझकर भूलने का कहा। कासिम का कहना था कि तुम्हारा असल कसूरवार तो मैं हूँ कि तुम्हें यूं अपने बाप के भरोसे छोड़कर परदेश चला गया। बहुत वक्त लगा था रमशा को जिंदगी की तरफ लौटने में। कुछ दिनों बाद कासिम रमशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए कनाडा चला गया।